क्या आपने कभी सोचा है कि एक मॉडर्न सिटी जैसे लंदन कभी कंट्रोल से बाहर हो सकती है? आज इसे दुनिया के सबसे डेवलप्ड सिटीज में गिना जाता है। साफ पानी, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स, रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन 1858 में सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। थेम्स एक ओपन सीवर बन चुकी थी। पूरे शहर का वेस्ट सीधे इसमें गिरता था और इसी का पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा था। जैसे जैसे गर्मी बढ़ी, कंडीशंस और खराब होती गईं। एक तेज बदबू पूरे शहर में फैल गई। डेली लाइफ इफेक्ट होने लगी। यहां तक कि पार्लियामेंट के अंदर काम करना भी मुश्किल हो गया। लेकिन असली प्रॉब्लम सिर्फ स्मेल नहीं थी। वेस्ट और वाटर डेंजरसली कनेक्टेड हो चुके थे और इसी के साथ डिजीजेस फैलने लगे। आइए चलते हैं उस समय में जब लंदन में एक ऐसा दौर आया जिसे कहा गया द ग्रेट स्टिंक। 19वीं सेंचुरी तक आते आते लंदन दुनिया के सबसे तेजी से ग्रोइंग सिटीज में से एक बन चुका था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में यहां आने लगे। फैक्ट्रीज बढ़ रही थी, बिजनेस एक्सपैंड हो रहे थे और पॉपुलेशन लगातार तेजी से बढ़ती जा रही थी। लेकिन सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्पीड से डेवलप नहीं हो रही थी। उस समय लंदन के ज्यादातर घर मॉडर्न सीवेज सिस्टम से कनेक्टेड नहीं थे। कई जगहों पर वेस्ट को अंडरग्राउंड सेसपिट्स में स्टोर किया जाता था और जब वो भर जाते तो उनका वेस्ट नियर बाय ड्रेन्स या सीधे थेम्स में डाल दिया जाता। शहर की सड़कों पर भी सैनिटेशन कंडीशंस काफी खराब थी। बारिश होने पर गंदगी ड्रेन से बाहर आने लगती और धीरे धीरे पूरा सिस्टम ओवरलोडेड होने लगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ और थी। उस समय थेम्स सिर्फ वेस्ट कैरी नहीं कर रही थी, इसी का पानी डेली यूज और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी इस्तेमाल हो रहा था। यानी एक ही सोर्स शहर का वेस्ट भी ले जा रहा था और उसी से लोग पानी भी ले रहे थे। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी वैसे वैसे पोल्यूशन भी तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन उस समय तक किसी ने भी इस प्रॉब्लम के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था। समय के साथ लंदन की समस्या केवल एक गंदी नदी तक सीमित नहीं रही। ये धीरे धीरे पूरे शहर की फंक्शनिंग को प्रभावित करने लगी। जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से हाउसेस, फैक्ट्रीज और मार्केट्स भी बढ़ रहे थे। लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट लगभग उसी पुराने तरीके पर चल रहा था। कई इलाकों में ड्रेन्स खुले हुए थे, सड़कों के किनारे गंदगी जमा रहती थी और भारी बारिश के दौरान ये गंदगी बहकर दूसरे इलाकों तक पहुंच जाती। उस समय लोगों के पास मॉडर्न सैनिटेशन सिस्टम्स नहीं थे, इसलिए शहर का बहुत सारा सीवेज बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे टेम्स में पहुंच रहा था। धीरे धीरे नदी का पानी काला और जहरीला होता जा रहा था। गर्मी के मौसम में हालात और खराब हो गए। तेज धूप और कम वाटर फ्लो की वजह से गंदगी तेजी से सड़ने लगी। इसके कारण हवा में जहरीली बदबू फैलने लगी, जो कई किलोमीटर दूर तक महसूस की जा सकती थी। लोग अपने घरों की खिड़कियां बंद रखने लगे। नदी के आसपास काम करना मुश्किल होता जा रहा था। बोट्स पर काम करने वाले वर्कर्स सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। कई रिपोर्ट्स में यह तक लिखा गया कि टेम्स के आसपास कुछ समय तक खड़े रहना भी मुश्किल था। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी लोगों को पूरी तरह समझ नहीं आया था। शहर के अलग अलग हिस्सों में बार बार बीमारियां फैल रही थीं। कॉलेरा जैसे इन्फेक्शंस तेजी से लोगों को प्रभावित कर रहे थे। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स उस समय बीमारी के सही कारणों को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। लेकिन ये साफ दिखाई देने लगा था कि गंदगी और कंटामिनेटेड पानी के बीच गहरा संबंध है। धीरे धीरे ये संकट सिर्फ सैनिटेशन प्रॉब्लम नहीं रहा, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुका था और अब पहली बार सरकार पर बड़े स्तर पर एक्शन लेने का दबाव बढ़ने लगा।
जैसे जैसे स्थिति खराब होती गई, वैसे वैसे सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। अब ये साफ हो चुका था कि छोटे बदलावों से समस्या हल नहीं होने वाली। लंदन को एक बिल्कुल नए सिस्टम की जरूरत थी। इसी दौरान सामने आए इंजीनियर जोसेफ बैज़लजेट। उन्हें मेट्रोपॉलिटन बोर्ड ऑफ वर्क्स के साथ मिलकर इस संकट का समाधान तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। बैज़लजेट ने समस्या को सिर्फ एक पोल्यूटेड रिवर की तरह नहीं देखा। उनके लिए ये पूरे शहर की प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की फेलियर थी। उन्होंने समझ लिया था कि अगर लंदन को भविष्य में सरवाइव करना है तो वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा तरीका बदलना होगा। उस समय तक ज्यादातर लोग टेम्परेरी सॉल्यूशंस पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन बैज़लजेट लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने एक विशाल अंडरग्राउंड सीवर नेटवर्क का प्रपोजल तैयार किया। इस सिस्टम का उद्देश्य था शहर के वेस्ट को सीधे थेम्स में जाने से रोकना। इसके लिए इंटरसेप्टिंग सीवर्स बनाए जाने थे जो अलग अलग इलाकों का सीवेज कलेक्ट करके उसे शहर से दूर ले जाए। ये अपने समय के सबसे बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक था। प्रोजेक्ट बेहद महंगा था, कंस्ट्रक्शन भी आसान नहीं थी क्योंकि लंदन पहले से ही घनी आबादी वाला शहर बन चुका था। फिर भी सरकार के पास अब बहुत कम विकल्प बचे थे। ग्रेट स्टिंक ने यह साबित कर दिया था कि पुराना सिस्टम अब और ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। बैज़लजेट के प्लान पर काम शुरू होने के बाद लंदन के नीचे एक विशाल अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाया जाने लगा। ये सिर्फ कुछ छोटे टनल्स का प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि पूरे शहर को जोड़ने वाला एक केयरफुली प्लान्ड सीवर सिस्टम था। इस नेटवर्क में हंड्रेड्स ऑफ माइल्स लंबे सीवर्स बनाए गए जो अलग अलग इलाकों का वेस्ट कलेक्ट करते थे। फिर ये सीवेज बड़े इंटरसेप्टिंग सीवर्स तक पहुंचाया जाता, जहां से उसे सेंट्रल लंदन से दूर ले जाया जा सके। सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया था कि ज्यादातर जगहों पर सीवेज ग्रेविटी की मदद से खुद बह सके, यानी वेस्ट को मूव करने के लिए हर जगह मशीन्स की जरूरत नहीं पड़े। उस समय के हिसाब से ये इंजीनियरिंग का बेहद एडवांस्ड अप्रोच था। कंस्ट्रक्शन के दौरान लाखों ब्रिक्स इस्तेमाल की गईं। हजारों वर्कर्स कई सालों तक इस प्रोजेक्ट पर काम करते रहे। कई जगहों पर पुरानी सड़कों को तोड़ना पड़ा। कुछ इलाकों में नए एम्बैंकमेंट्स भी बनाए गए ताकि सीवर लाइंस को सुरक्षित तरीके से इंस्टॉल किया जा सके। इसी दौरान टेम्स एम्बैंकमेंट जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी सामने आए। धीरे धीरे लंदन के नीचे एक हिडन सिस्टम तैयार हो रहा था जिसे शहर के ज्यादातर लोग कभी देख भी नहीं पाए। लेकिन आने वाले समय में यही सिस्टम लंदन को पूरी तरह बदलने वाला था। धीरे धीरे इस नए सीवर सिस्टम का असर दिखाई देने लगा। पहले जहां बड़ी मात्रा में अनट्रीटेड वेस्ट सीधे टेम्स में पहुंचता था, अब उसका काफी हिस्सा शहर से बाहर रीडायरेक्ट किया जाने लगा। समय के साथ नदी की कंडीशन में सुधार आने लगा। हालांकि टेम्स तुरंत साफ नहीं हुई, लेकिन स्थिति पहले से बेहतर होने लगी थी। सबसे बड़ा असर पब्लिक हेल्थ पर पड़ा। जिन इलाकों में पहले बार बार डिजीजेस फैलती थीं, वहां आउटब्रेक्स धीरे धीरे कम होने लगे। क्लीन वाटर और बेहतर सैनिटेशन के बीच का संबंध अब पहले से ज्यादा स्पष्ट हो चुका था। लोगों की सोच भी बदलने लगी। पहले सैनिटेशन को सिर्फ सफाई से जुड़ी समस्या माना जाता था, लेकिन अब ये समझ आने लगा था कि ये पूरे शहर की स्टेबिलिटी और पब्लिक सेफ्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस प्रोजेक्ट का असर सिर्फ अंडरग्राउंड सिस्टम्स तक सीमित नहीं रहा। लंदन के कई हिस्सों को नए तरीके से डेवलप किया जाने लगा। सड़कों को बेहतर बनाया गया, नए एम्बैंकमेंट्स तैयार किए गए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को सिटी डेवलपमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाने लगा। धीरे धीरे लंदन एक ऐसे सिटी में बदलने लगा जहां ग्रोथ के साथ सिस्टम्स को भी डेवलप किया जा रहा था। लंदन में हुए इन बदलावों का असर धीरे धीरे दूसरे देशों तक भी पहुंचने लगा। ये सिर्फ एक सीवर प्रोजेक्ट नहीं रहा, बल्कि इसने ये दिखाया
कि किसी भी बड़े सिटी को चलाने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी होता है। इसके बाद अर्बन प्लानिंग को एक नए तरीके से देखा जाने लगा। पहले शहरों का विस्तार अक्सर बिना ज्यादा प्लानिंग के होता था, लेकिन अब रोड्स, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई और पब्लिक सर्विसेज को एक साथ प्लान करने पर ध्यान दिया जाने लगा। धीरे धीरे सैनिटेशन मॉडर्न सिटी डिजाइन का एक सेंट्रल पार्ट बन गया। गवर्नमेंट समझने लगी कि पब्लिक हेल्थ केवल हॉस्पिटल्स या मेडिसिन से इंप्रूव नहीं होगी। इसके लिए क्लीन वाटर, प्रॉपर ड्रेनेज और ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही जरूरी है। 19वीं सेंचुरी के आखिर तक दुनिया के कई बड़े सिटीज अपने सैनिटेशन सिस्टम्स को इंप्रूव करने लगे। पेरिस, न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे शहरों में भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए और कई जगहों पर लंदन के मॉडल को रेफरेंस की तरह देखा गया। यह वही समय था जब मॉडर्न सिटीज की फाउंडेशन तैयार हो रही थी। एक ऐसा मॉडल जहां इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सिटी के सर्वाइवल का हिस्सा बन चुका था। आज 150 साल से भी ज्यादा समय बाद मॉडर्न सिटीज पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं। स्काईस्क्रेपर्स, डिजिटल नेटवर्क्स, स्मार्ट टेक्नोलॉजी। लेकिन इन सब के बावजूद हर बड़े सिटी की स्टेबिलिटी आज भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करती है। क्लीन वाटर, रिलायबल ड्रेनेज, वेस्ट मैनेजमेंट। और यही कारण है कि लंदन आज भी अपने सीवर सिस्टम को लगातार अपग्रेड कर रहा है। थेम्स टाइडवे टनल जैसे मॉडर्न प्रोजेक्ट्स उसी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं जिसकी शुरुआत 19वीं सेंचुरी में हुई थी। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे सिटीज पर प्रेशर भी बढ़ता जाता है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्पीड से डेवलप ना हो तो प्रॉब्लम्स दोबारा पैदा हो सकती हैं। शायद यही ग्रेट स्टिंग की सबसे बड़ी सीख थी। किसी भी मॉडर्न सिटी की सबसे महत्वपूर्ण चीजें अक्सर दिखाई नहीं देती। वे हमारे नीचे काम कर रही होती हैं, चुपचाप, हर दिन। और उन्हीं सिस्टम्स की वजह से आज करोड़ों लोग सुरक्षित तरीके से सिटीज में रह पा रहे हैं।